दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मलयालम सस्पेंस मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ और इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मूवी ताजा रिलीज हुई है और इसकी करंटली IMDb रेटिंग है 7। अब दोस्तों, कहानी की बात करें तो वो काफी यूनिक है जो आपको आखिरी तक उलझा कर रखेगी। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में CI एंथनी को दिखाया जाता है जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। अब उसी वक्त दीप्ति नाम की एक लड़की अपनी माँ को साथ लेकर उसके पास आती है और कहती है कि राजीव नाम के लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की है और वो उसके खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहती है। लेकिन एंथनी उल्टा उसे और उसकी माँ को ही गलत ठहराने लगता है और कहता है कि उसने उसके दोस्तों से बात की है और सबका कहना है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। साथ ही दीप्ति के क्लोजनेस की वजह से ही राजीव ने उसका फायदा उठाया। इसके बाद वो उनके ऊपर ये भी दबाव डालता है कि राजीव का बाप मुरली बहुत ही बड़ा आदमी है, इसलिए अगर वो केस करेंगे तो वो उनका जीना हराम कर देगा। इसलिए भलाई इसी में है कि केस वेस के चक्कर में ना पड़े। तो इस तरह से वो उन्हें थोड़ा धमकाने लगता है ताकि डर डरा कर वो बिना कंप्लेंट के वापस चली जाएं। अब एंथनी की इनडायरेक्टली दी गई धमकियों से दीप्ति की माँ डर जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर वापस लौटने लगती है। बाहर वो अपनी बेटी दीप्ति से कहती है कि सुना तुमने, वो पुलिस वाला क्या कह रहा है, ये केस मत करो, वैसे भी गलती तुम्हारी ही है। लेकिन ऑटो में बैठते ही दीप्ति अपनी माँ को रोते रोते समझाती है कि हाँ, वो राजीव के साथ घूमी फिरी मगर उसने कभी गलत हरकत नहीं की, सारी जबरदस्ती राजीव ने की, इसलिए कम से कम वो तो उसकी बात सुने। वो नहीं सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ कर्ज लेकर उसे पढ़ा रही है, इसलिए गुस्से और दुख में वो खुद बेटी से ही सवाल कर रही होती है कि गलती तुम्हारी ही है और बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना। अब इस तरह से बहस और रोना धोना चलता रहता है, जिससे दुखी होकर दीप्ति उससे कहती है कि माँ, अगर तुम ही नहीं मानोगी तो मेरे जीवन का क्या ही फायदा। इस तरह से अब दीप्ति अचानक जानबूझकर ऑटो से उतर जाती है और आगे चल देती है। लेकिन तभी बगल से तेजी से आता एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर दीप्ति की माँ के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। उधर जब यह खबर एंथनी तक पहुंचती है तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करके कहता है कि अब केस की जरूरत नहीं रही। ये सुनकर उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मुरली को फोन करके ये बात बता दो और साथ में खर्चा पानी भी ले लेना। अब इससे ये साफ हो जाता है कि सिस्टम किस तरह से पीड़िता की मौत तक को पैसे और सेटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। अब आगे हमें एंथनी की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है। उसका एक बेटा है जिसका नाम है फिलिप, जिसके साथ उसका रिश्ता काफी तनाव भरा है। फिलिप अपने बाप से लगभग बात ही नहीं करता, उल्टा दूरी बनाए रखता है, जबकि एंथनी के मन में भी उसके लिए एक अजीब सी चुभन है क्योंकि उसकी पत्नी की मौत फिलिप के जन्म के बाद ही हुई थी। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को ही अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार भी मानता है, पर फिर भी वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है जो कि नाकामयाब ही रहती है। अब इसी खिंचाव को दूर करने के लिए एंथनी फिलिप को लेकर एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और शिकायत करता है कि वो जितनी कोशिश करता है उसका बेटा उससे दूर ही भागता है, यहाँ तक कि वो छोटी बातों पर भी उसे अवॉइड कर देता है। ये सुनकर वो डॉक्टर उसे समझाता है कि पहले वो अपना ईगो साइड में रखे और पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक बाप की तरह उसके करीब जाए। वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, जो पुराना गुस्सा है उसे दिल से निकाले। साथ ही वो उसे बताता है कि चाहे फिलिप जितना भी अवॉइड कर ले लेकिन उसे सिर्फ प्यार से ही रिस्पॉन्ड करना होगा। अब डॉक्टर की सलाह के बाद एक दिन एंथनी फिलिप को कैफे में बैठाकर बात करने की कोशिश करता है और तभी वहां पर अचानक इरेनी नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट आती है और दीप्ति के खून से सना कपड़ा उसके सामने पटक देती है। इसके बाद वो एंथनी पर बरस पड़ती है कि ये देखिए, ये दीप्ति का खून है, इसी खून के बदले जो पैसा आपको मिला आज उसी से आप यहाँ आराम से खाना खा रहे हैं। इस तरह से वो दीप्ति को न्याय ना देने और राजीव को बचाने के लिए कड़ी फटकार लगाकर चली जाती है। इसके बाद सीन कट होकर लगभग 1 साल आगे बढ़ता है, जहां हमें सैमुअल नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो पहले बड़ा हैकर था, लेकिन फिलहाल वो अब एक छोटी सी कंप्यूटर शॉप चलाता है। वहीं छोटा मोटा डेटा रिकवरी जैसा काम वगैरह करके अपने परिवार के साथ सादी जिंदगी जी रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो इरेनी असल में इसी सैमुअल की बेटी है, जो हाल ही में सैमुअल के जन्मदिन के बहाने छुट्टियां लेकर कुछ समय के लिए गांव आती है और परिवार के साथ टाइम बिताती है। इसके बाद वो शहर लौटकर अपनी लॉ की पढ़ाई और सोशल वर्क में वापस बिजी हो जाती है। अब दूसरी तरफ उस एंथनी को खबर मिलती है कि उसका बेटा फिलिप उसी राजीव के साथ किसी होटल रूम में बैठकर ड्रग्स ले रहा है। इसलिए अब एंथनी गुस्से में वहां धावा बोल देता है और दोनों की खूब पिटाई करता है
वो खासकर राजीव को चेतावनी देता है कि उसने कितनी बार कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने ही फिलिप को बिगाड़ दिया है। इस तरह से अब वो दोनों डरकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस सब से एंथनी के भीतर की बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अपने बेटे को सही रास्ते पर कैसे लाए। खैर, अब अगले दिन सैमुअल कई बार अपनी बेटी इरेनी को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद वो उसकी दोस्त बीना को कॉल करके पूछता है, तो बीना कहती है कि उसने भी कॉल किया था, लेकिन आज इरेनी ने फोन नहीं उठाया। लेकिन वो आगे कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं उसके फ्लैट पर जाकर पता करती हूँ। हो सकता है कि तबीयत ठीक ना हो तो वो सो रही हो। पर बाद में बीना उसके फ्लैट पर जाकर घंटी बजाती रहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। यानी वो दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर कोई था ही नहीं। जिसके बाद वो ये सब सैमुअल को बताती है। फिर घबराकर सैमुअल और बीना दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इरेनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अब इसी के बीच हम देखते हैं कि वहां ड्यूटी पर कोई और नहीं बल्कि वही एंथनी बैठा होता है। अब सैमुअल कहता है कि उसकी बेटी कल रात से गायब है, जिसके लिए उसे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तभी एंथनी उससे औपचारिक सवाल पूछता है कि उसे किसी पर शक है क्या। तो पहले तो सैमुअल कहता है कि उसे किसी पर शक नहीं, लेकिन बेटी एक सोशल एक्टिविस्ट है, इसलिए हो सकता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हो। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है जो इरेनी ने उसे बताई थी। असल में वो उसे पहले ही बता चुकी थी कि राजीव नाम का एक लड़का उसे धमकी भरे फोन कर रहा है। साथ ही इरेनी ने साल भर पहले दीप्ति के एक्सीडेंट और मौत का जिक्र भी किया था, जिसके चलते उसने बताया था कि दीप्ति उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और राजीव ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में आकर मर गई। उसने अपने पिता को बताया था कि वो दीप्ति को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी राजीव के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रही है, इसलिए अब राजीव उसे बार बार कॉल करके डरा रहा है। साथ ही वो अपने पिता से आखिर में कहती है कि कम से कम मरे हुए लोगों को तो न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से अब ये सारी बातें सैमुअल एंथनी को बता देता है और राजीव पर अपना शक जाहिर करता है। अब राजीव का नाम सुनते ही एंथनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही पुराना केस, वही लड़का और उसकी खुद की मिली भगत उसके सामने लौट आती है। लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए अपने एक कांस्टेबल को बुलाकर सैमुअल से कहता है कि तुम इनके पास जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा दो, बाकी इंक्वायरी हम देख लेंगे। यहाँ उसके चेहरे और बिहेवियर से साफ लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है और सच को फिर से दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अब मामला दीप्ति के बाद इरेनी की गुमशुदगी तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम यानी सैमुअल देवन नाम के एक सब इंस्पेक्टर के पास आता है। असल में कुछ दिन पहले देवन ने इरेनी को कॉल किया था, तो यही जानकर सैम उसके पास आता है। अब यहाँ देवन के पास जाने के बाद सैम को उससे पता चलता है कि उसकी बेटी इरेनी दीप्ति केस में सीआई एंथनी के खिलाफ खुलकर लड़ रही थी, और इतना ही नहीं, अगले हफ्ते वो कोर्ट में उसके खिलाफ बयान भी देने वाली थी। इसलिए अब देवन को पूरा शक है कि इरेनी की गुमशुदगी और एंथनी के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि इरेनी का बयान एंथनी की नौकरी तक ले डूबता। तो ये सुनकर सैम काफी घबरा जाता है कि कहीं मेरी बेटी के पीछे यही लोग तो नहीं पड़े। उधर न्यूज चैनल्स पर लगातार ब्रेकिंग आती रहती है कि लॉ स्टूडेंट इरेनी अचानक से मिसिंग हो गई है। दूसरी तरफ एंथनी अपने जूनियर्स जॉनी और विद्या को बुलाकर कहता है कि कॉलेज के फ्लैट तक इरेनी 3 अलग अलग रास्तों से जा सकती थी, इसलिए वो दोनों 2 रूट के सारे सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करें, जबकि तीसरे रूट की जांच वो खुद करेगा। फिर वो एक मेडिकल स्टोर में जाकर उसके ओनर से कहता है कि मुझे अपने सीसीटीवी फुटेजेस दिखाओ, मुझे किसी केस के सिलसिले में इसकी जांच करनी है। तो इस तरह से वो अकेले ही उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहां उसे दिखता है कि रात में इरेनी अपने पिता से फोन पर बात करते हुए कार में बैठी थी, और तभी शराब पीकर झूमता हुआ एंथनी उसके पास आकर उसकी कार को नो पार्किंग में खड़ी बताकर ताना मारता है। लेकिन इरेनी उससे साफ कहती है कि अभी आपने दारू पी रखी है, इसलिए हम कल बात करेंगे। और इस तरह से वो बिना ज्यादा जवाब दिए अपनी कार लेकर निकल जाती है। लेकिन इसके बाद गुस्से में एंथनी अपनी कार से उसे फॉलो करने लगता है। यानी ये सारी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए अब ये सब चेक करने के बाद एंथनी खुद उस फुटेज को डिलीट कर देता है। और इसके बाद वो दुकान वाले से कहता है कि अगर कोई पूछे तो बताना कि तुम्हारा कैमरा पिछले महीने से ही काम नहीं कर रहा। साथ ही वो ये भी कहता है कि किसी को ये मत बताना कि मैं ऑलरेडी यहाँ चेकिंग के लिए आ चुका हूँ। अब इसी दौरान इरेनी की दोस्त बीना राजीव के पास जाकर उस पर चिल्लाती है कि वही इरेनी के साथ कुछ कर चुका होगा, बताओ वो कहाँ है। लेकिन राजीव गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसने इरेनी को हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए वो उसे बेवजह परेशान ना करे। पर राजीव के रवैये से बीना का शक और गहरा हो जाता है, जिसके बाद वो एंथनी के पास जाकर बताती है कि राजीव उसका कजिन है और उसे उसी के ऊपर शक है। यहाँ एंथनी पूछता है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि तुम राजीव की कजिन हो।
और क्या ये बात इरेनी को भी पता थी? तो ये सुनकर बीना कहती है कि नहीं सर, अगर मैं उसे ये बता देती तो वो मुझसे भी दूर हो जाती। अब उसी रात पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी जगह पर एक लड़की की लाश मिली है, जिसके बाद सैम और उसकी पत्नी टेरेसा को बुलाकर वो बॉडी दिखाई जाती है और शॉकिंगली वो इरेनी की ही डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर एंथनी को बताते हैं कि इरेनी को बहुत ही बर्बर तरीके से मारा गया है। हालांकि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ, पर उसकी जुबान काट दी गई और एक उंगली भी, जिससे साफ लगता है कि ये कोई रिवेंज का मामला है। इसके बाद एंथनी का हायर ऑफिसर उसे बुलाकर बताता है कि सैमुअल ने औपचारिक तौर पर शिकायत की है कि इरेनी के केस की जांच एंथनी ना करे, इसलिए नया ऑफिसर तैनात किया गया है जिसका नाम फिरोज है। वो आगे ये भी बताता है कि अब एंथनी को सिर्फ उसका सपोर्ट करना है, जबकि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फिरोज लीड करेगा। अब फिरोज विद्या से कहता है कि क्राइम सीन पर कोई भी सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि एक छोटा सुराग भी नहीं। तो इस तरह से वो विद्या से इरेनी के परिवार की पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स मंगवा लेता है। फिर विद्या उसे सब कुछ पता करके बताती है कि सैमुअल अनाथालय में पला बढ़ा था और साथ ही IQ बहुत ही हाई होने पर उसे कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद कॉलेज से ही वो एथिकल हैकिंग करने लगा और बाद में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एर्नाकुलम में साइबर सिक्योरिटी की छोटी सी कंपनी खोली। लेकिन उसका दोस्त सरकारी डेटा हैक करके नक्सलियों को बेचने लगा, जिसके बाद मामला खुलने पर वो दोनों गिरफ्तार हुए और इसी गलती से सैम का करियर बर्बाद हो गया। पर अब उसने अपनी एक लौती बेटी भी खो दी है, इसलिए उसका रिएक्शन कितना खतरनाक हो सकता है कहना मुश्किल है। अब दूसरी तरफ एंथनी का बेटा फिलिप घर छोड़कर जाने की जिद पर उतर आता है, जिस पर एंथनी उसे रोकते हुए पूछता है कि यहाँ रहने में और मुझसे बात करने में आखिर दिक्कत क्या है, एक बार इस बारे में बात तो करो। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज फ्लैश होती है कि इरेनी मर्डर केस में CI एंथनी की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि दीप्ति केस में इसी वीकेंड इरेनी कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ बयान देने वाली थी, पर ठीक उससे पहले ही उसके साथ ये घटना हो गई। अब ये सुनकर एंथनी सन्न रह जाता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। लेकिन तभी फिलिप उस न्यूज को देखकर अपने पिता से गुस्से में कहता है कि एक बार दूसरों को सलाह देने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो, और इतना कह के वो घर छोड़कर चला जाता है, जिससे एंथनी का अकेलापन और बढ़ जाता है। इधर हम देखते हैं कि सैम अपनी बेटी के केस की अलग से खुद जांच कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन फिरोज अपने सीनियर को रिपोर्ट देता है कि अब तक तो वो राजीव को ही प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन अब शॉकिंग बात यह है कि राजीव भी मिसिंग है और इसीलिए उसे लगता है कि कोई है जो उस राजीव को बचा रहा है और उसी ने उसे कहीं छुपा कर रखा है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एंथनी कहीं छुपे राजीव से मिलकर उसे चेतावनी देता है कि इरेनी के केस में वही मुख्य संदिग्ध है, इसलिए वो कुछ दिन अंडरग्राउंड रहे और पुलिस के हाथ ना आए। फिर अगले दिन पुलिस को खबर मिलती है कि राजीव का फोन कहीं पर ऑन हुआ था, इसलिए एंथनी फौरन लोकेशन पर पहुंचता है। तो राजीव के घर पर उसे एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में राजीव का ही मोबाइल होता है, जिसे ऑन करते ही उसमें एक वीडियो प्ले होती है, जिसे देखकर एंथनी के होश उड़ जाते हैं। असल में उस फुटेज में दिखता है कि जब एंथनी ने राजीव को छुपने को कहा था, तो उसी दौरान सैम ने राजीव को किडनैप कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने उसे किसी सीक्रेट जगह पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा और उसके ऊपर कुछ खूंखार कुत्ते भी छोड़ दिए, जो उसे बुरी तरह से काट गए। अब उसी वीडियो में सैम कैमरे की तरफ देखकर सीधा एंथनी से कहता है कि उसकी बेटी की मौत के पीछे राजीव भी एक वजह है और एंथनी भी, और इसीलिए वो दोनों से बदला जरूर लेगा। अब फिरोज और एंथनी के सीनियर ऑफिसर भी ये वीडियो देखकर सन्न रह जाते हैं, जिसके बाद ऑफिसर एंथनी से सवाल करता है कि आखिर ये सैम वीडियो में क्या कह रहा है। तो ये सुनकर एंथनी बात को हल्के में दिखाने की कोशिश करता है कि सैम तो पागल हो चुका है सर, उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, और अगर फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं सर कि अगर मेरे खिलाफ एक भी ठोस सबूत मिला तो मैं खुद ही सरेंडर हो जाऊंगा। अब उसी रात एक न्यूज रिपोर्टर एंथनी के थाने में आकर बताती है कि किसी ने उनके चैनल पर कॉल करके कहा कि इरेनी केस में आरोपी खुद इसी पुलिस स्टेशन में सरेंडर करेगा, इसलिए वो सब यही कवर करने आए हैं। लेकिन एंथनी और उसकी टीम इसे पहले प्रैंक समझते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। पर कुछ ही देर में सैम खुद थाने पहुंच जाता है, जिसे देखकर एंथनी के होश उड़ जाते हैं। ये देखकर अब मीडिया भी उसे घेर कर सवाल करती है कि क्या वो सब करने वाले तुम खुद हो। तो इतने में पुलिस मीडिया वालों को वहां से हटाकर सैम को अंदर लेकर जाती है, जिसके बाद सैम सीधे एंथनी से पूछता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि क्या मेरी बेटी को तुमने ही मारा है या नहीं। लेकिन एंथनी इनकार करता है। तो सैम उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है
जिसे एंथनी ने पहले मेडिकल स्टोर से डिलीट किया था, जहां वो नशे में इरेनी को नो पार्किंग की बात पर टोककर बाद में उसकी कार को फॉलो करता दिखता है। अब ये देखकर वहां मौजूद विद्या और जॉनी भी हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या सच में उनके अपने सर ने इरेनी को मारा होगा। अब सैम कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे। इतना कहकर वो एंथनी का फोन उठाकर एक नंबर मिलाता है, जिसके बाद उधर से एंथनी का बेटा फिलिप कॉल उठाता है, जो काफी घबराया हुआ था। सैम अब एंथनी से कहता है कि चलो अपने बेटे से बात करो। इसके बाद एंथनी फिलिप से पूछता है कि तुम कहाँ हो और ये फोन तुम्हारे पास कैसे है। तो इस पर फिलिप कहता है कि उसे किसी बॉक्स में बंद कर दिया गया है, साथ ही उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा नोकिया का फोन है, जिस वजह से वो अपनी लोकेशन तक शेयर नहीं कर सकता। इसके बाद वो बस अपने पापा से गुहार लगाता है कि मुझे बचा लो। अब ये सुनते ही एंथनी अपना आपा खो देता है और सैम को बुरी तरह से पीटने लगता है। साथ ही वो माथे पर बंदूक तानकर पूछता है कि मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है बता दो, वरना मार डालूंगा। लेकिन सैम उसकी धमकियों से नहीं डरता, उल्टा वो अपनी जेब से जहर की एक बोतल निकालकर उसे पकड़ा देता है और कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट जिंदा रहूंगा, इसलिए मेरे मरने से पहले अगर तुम जो भी सच है उसे कबूल कर लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का सुराग दे दूंगा। ये सुनकर अब एंथनी रो रो कर कहता है कि उसने इरेनी को नहीं मारा, बस वो उसके बेटे का पता बता दे। तो आखिर में सैम उसे एक छोटा सा क्लू देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को एक जगह दफनाकर 15 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचा हूँ। साथ ही आज फादर्स डे है, इसलिए हैप्पी फादर्स डे। और ऐसा कहते ही जहर के असर से वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद एंथनी बिना वक्त गवाए अपने स्टाफ को आदेश देता है कि मीडिया को सैम की मौत का तुरंत पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। साथ ही वो बाकी कांस्टेबल्स को निर्देश देता है कि स्टेशन से 15 मिनट की दूरी तक जितनी रेंज आती है वो सारे रूट खंगालो। साथ ही हर सीसीटीवी फुटेज में चेक करो कि सैम किस रास्ते से आया था और किस रास्ते से गुजरा था। अब उसी समय अचानक सभी टीवी चैनलों पर वो फुटेज दिखने लगती है, जिसमें एंथनी नशे में इरेनी की कार को फॉलो करता दिख रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी एंकर सवाल उठाते हैं कि क्या एंथनी ने जानबूझकर उसे फॉलो करके मार दिया ताकि वो कोर्ट में बयान ना दे सके। अब ये देखकर एंथनी की टेंशन और बढ़ जाती है, जिसके बाद वो विद्या से कहता है कि उसे तुरंत सैमुअल की पूरी फाइल चाहिए कि उसने कहां कहां काम किया, क्या क्या काम किया। फिर थोड़ी देर के बाद विद्या आकर उसे बताती है कि सैम साइबर सिक्योरिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था, साथ ही वो बहुत ही टैलेंटेड हैकर भी था। लेकिन तभी वो बताती है कि सर, फिलिप को जो नंबर दिया गया है वो कागजों में किसी अहमद मुस्तफा के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जब हम उसे ट्रेस करते हैं तो सिग्नल अलग अलग जगहों पर उछलता है, कभी कोलकाता, कभी श्रीलंका, यहाँ तक कि साइबर डिपार्टमेंट भी लोकेशन को फेच नहीं कर पा रहा। इसके बाद विद्या सलाह देती है कि एंथनी खुद एक बार फिर से फिलिप से बात करे। तो ये सुनकर एंथनी फौरन अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन थोड़ी देर बातचीत के बाद ही नोकिया वाला फोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि सैम ने जानबूझकर उसमें ज्यादा बैटरी नहीं छोड़ी थी। अब एंथनी टीम को अहमद मुस्तफा के बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहता है, जिसके बाद उसे कुछ ही देर में अलुवा थाने से एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि कुछ साल पहले अहमद मुस्तफा पर एक माइनर लड़की पर अत्याचार करने का केस चला था, जिसके बाद उसे उस केस की सजा हुई, लेकिन जेल से छूटते ही उसने खुद की जान ले ली। हालांकि जेल काटने के बाद भी उसका यही कहना था कि उसने वो काम नहीं किया था जिसके लिए उसे सजा मिली है। अब इतना सुनते ही एंथनी के दिमाग में पुराने दिन ताजा हो जाते हैं, जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसी अलवा थाने में काम करते समय एंथनी ने कुछ रसूखदार दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष मुस्तफा को फंसाया था। साथ ही लॉकअप में 3rd डिग्री देकर उसने उससे झूठा जुर्म भी कबूल करवाया था, ताकि जो असली आरोपी था उसे बचा सके। अब प्रेजेंट में वापस वही ऑफिसर कॉल करके एंथनी को बताता है कि दरअसल उस समय असली अपराधी एमएलए इंदिरा का बेटा सूरज था, यानी पुलिस ने मुस्तफा को बलि का बकरा बनाया था, जबकि मुजरिम सूरज था। अब ये सुनकर एंथनी एकदम से कहता है कि हाँ, उसे ये सब पता था क्योंकि वो वहीं पोस्टेड था। इस तरह से वो फोन कटने ही वाला होता है कि तभी ऑफिसर बताता है कि एक अजीब बात और है कि फिलहाल ये इंदिरा खुद मिसिंग है। तो एंथनी पूछता है कि मिसिंग से मतलब? तो वो कहता है कि असल में वो सुबह कहीं गई थी जहां से किसी ने उसको किडनैप कर लिया, और फिर कुछ देर के बाद घर वालों को मैसेज आया कि उन्हें लिबर्टी होटल के रूम नंबर 403 में रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि वो मैसेज आपके ही नंबर से भेजा गया है। अब ये सुनकर एंथनी सदमे में आ जाता है कि आखिर उसके नंबर से मैसेज कैसे जा सकता है। तभी उसकी अपनी टीम भी उसे रिपोर्ट देती है
कि स्टेशन से जितने भी रूट्स के सीसीटीवी देखे गए, वहां हर रास्ते पर सैम की ही कार दिख रही है। ये सुनकर एंथनी कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि सैम जैसे एक मास्टर हैकर के लिए ट्रैफिक कैमरा फीड्स और डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल नहीं होगा। अब अचानक इसी बीच टीवी पर खुद एमएलए इंदिरा का वीडियो चलने लगता है, जिसमें वो किसी बंद कमरे में नजर आती है। वहां वो सभी को बताती है कि उन्हें किडनैप करके लिबर्टी होटल के रूम नंबर 403 में रखा गया है, और इसके बाद वो एक्सेप्ट करती है कि कई साल पहले उनके ही कार्यकाल में एक नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार हुआ था, जिसमें पुलिस ने मुस्तफा नाम के निर्दोष आदमी को पकड़ा, जबकि असली गुनहगार उनका बेटा सूरज था। और इस तरह से आखिर में वो कहती हैं कि उस समय एसआई एंथनी ने ही उनकी मदद करके उस केस को घुमा दिया था, ताकि उनका बेटा सूरज इस केस से बाहर निकल सके। अब यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि एमएलए इंदिरा से रिश्वत लेकर निर्दोष अहमद मुस्तफा को फंसाने के बाद एंथनी की पत्नी ने उसे पैसों का बंडल दिखाकर साफ कहा था कि ऐसे बेईमानी से पैसे कमाने पर उसे शर्म आनी चाहिए। उस वक्त वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद उससे बात करना छोड़ देती है और कहती है कि उसके पाप का बोझ उस पर और उसके होने वाले बच्चे पर आएगा, इसलिए वो उससे दूर रहे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि डिलीवरी के समय भी वो उसे अपने पास आने नहीं देती। लेकिन फिर फिलिप के जन्म के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है, जिससे एंथनी को बहुत ही दुख होता है। अब प्रेजेंट में लेडी पुलिस ऑफिसर संध्या एंथनी को फोन करके बताती है कि न्यूज में दिख रहा सैमुअल पहले कई बार उसके थाने आया था। साथ ही संध्या के एरिया में एलिजाबेथ नाम की लड़की की हत्या हुई थी, तो उसी केस के बारे में जानकारी लेने सैमुअल का आना हुआ था, और तब उसने अपना नाम एंथनी बताया था। इतना ही नहीं, उसने बताया था कि वो लिबर्टी होटल के रूम नंबर 403 में रुका था। ये सुनकर एंथनी पूछता है कि फिर उस एलिजाबेथ केस का क्या हुआ, तो संध्या आगे बताती है कि वो एलिजाबेथ केस तो अभी तक अनसॉल्व्ड है, और जो कि सैम उस बारे में बात करने आया था, इसलिए उसे लगता है कि एलिजाबेथ और इरेनी दोनों केसों के बीच कोई कनेक्शन है। उधर एक रिपोर्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर सैमुअल की लाश की फोटो वीडियो बनाकर चैनल को भेज देता है, जिससे तुरंत खबर फैल जाती है कि सैम कुछ देर पहले थाने गया था और वो अब हॉस्पिटल में डेड पड़ा है। तो क्या पुलिस ने उसे पीट पीट कर मार दिया? क्या सच में इरेनी का कत्ल एंथनी ने किया या करवाया है? और क्या उसी ने सैम को भी खत्म कर दिया? अब ये देखकर एंथनी घबरा जाता है कि मीडिया तक बात इतनी जल्दी कैसे पहुंची। अब उसी समय विद्या एलिजाबेथ केस की फाइल लेकर आती है, जहां रिपोर्ट में लिखा था कि उसे भी बहुत क्रूरता से मारा गया था, यानी ठीक इरेनी की तरह उसकी जुबान और उंगली काटी गई थी, जिससे दोनों हत्याएं एक ही कातिल की लगती हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि सब कुछ एंथनी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि एंथनी ने यह सब नहीं किया था, बल्कि वो खुद इस बात से परेशान होता है कि आखिर हर जगह उसी का नाम सामने क्यों आ रहा है। अब आगे विद्या बताती है कि एलिजाबेथ के भाई का नाम इमैनुअल है और उसका फोन नंबर 403 पर खत्म होता है, यानी वही अंक जो होटल के रूम नंबर में थे। इसके बाद एंथनी एलिजाबेथ के बारे में जानने के लिए फौरन इमैनुअल को कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो एंथनी के फोन को काट देता है। लेकिन एंथनी वापस से कॉल करता है, तो दोबारा कॉल करने पर नंबर किसी दूसरी लाइन पर फॉरवर्ड हो जाता है, और इस बार फोन उठाने वाली टेरेसा होती है, यानी सैमुअल की पत्नी, जो कहती है कि सैम पहले ही बता चुका था कि एंथनी उसे कॉल करेगा। अब टेरेसा एंथनी पर बरस पड़ती है कि उसे सब पता है कि वो पुलिस में भर्ती होने के पहले दिन से लेकर उनकी बेटी की मौत तक कभी ईमानदार नहीं रहा। वो बताती है कि सैम एलिजाबेथ केस की जांच करते हुए लिटिल फ्लावर स्कूल पहुंचा था। अब ये नाम सुनकर एंथनी चौंक जाता है, लेकिन क्यों, ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर फ्लैशबैक में सैम को उस स्कूल की सिस्टर एक लड़के के बारे में बताते हुए दिखती है, जो बचपन में हाइपर एक्टिव था, हमेशा लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। यहाँ तक कि एक बार तो उसने एक बच्ची की स्कर्ट उतारकर उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। लेकिन जब इस बात की शिकायत उसके पिता से की गई, तो उसका पिता स्कूल आकर उसे सबके सामने नंगा करके पिटाई करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की यह हरकत पसंद नहीं आती। लेकिन उस सब से वो बच्चा गहरी मानसिक चोट लेकर बड़ा होता है, और फिर हमें पता चलता है कि वो पिता कोई और नहीं बल्कि खुद एंथनी है, और वो बच्चा था फिलिप। अब प्रेजेंट में टेरेसा कहती है कि उसी घटना के बाद तुम्हारा बेटा भीतर से टूटकर एक साइको बन गया। पर एंथनी को अब भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये फिलिप के बारे में बात क्यों कर रही है, और आखिर सैम उस स्कूल में बात करने क्यों गया था। लेकिन अब अगला फ्लैशबैक सब कुछ साफ कर देता है। असल में जिस रात उसने होटल में फिलिप और राजीव को ड्रग्स लेते पकड़कर पीटा था, तो उसके बाद वो दोनों वहां से भाग गए थे। तो फिर नशे में वो इरेनी की कार को फॉलो करने लगा था, जबकि पीछे कहीं गली में फिलिप और राजीव छुपे हुए थे। फिर एंथनी के हटते ही वो दोनों भी बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ इरेनी उसी एरिया में गाड़ी खड़ी करके छुपी होती है ताकि एंथनी उसका पीछा ना कर पाए। लेकिन तभी राजीव, जो कि पूरे नशे में था, उसकी कार उसके सामने आती है, जिसके बाद वो उन्हें डांटती है और खासकर राजीव को, और वो कहती है कि वो दीप्ति को इंसाफ दिलवाकर रहेगी। लेकिन इतने में फिलिप उसे पहचान लेता है कि वही लड़की कैफे में उसे और उसके पिता पर उंगली उठाकर डांटने आई थी। इसलिए अब गुस्से और नशे में वो बार बार किसी साइको की तरह उसके सिर पर वार करता है और उसकी जुबान और उंगली काट देता है। यानी असली कातिल फिलिप निकलता है, ना कि राजीव। इसके बाद टेरेसा प्रेजेंट में एंथनी से कहती है कि अब समझ में आया कि शहर में इरेनी और एलिजाबेथ जैसी हत्याएं कौन कर रहा है। हम गौर करते हैं कि वो ये सब खांसते खांसते बताती है, यानी उसने भी जहर पी लिया था। अब ये सब सुनकर एंथनी दरवाजा खोलने और उसे बचाने की बात करता है, लेकिन वो कहती है कि अब उसके जीने की कोई वजह नहीं है क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। और इस तरह से थोड़ी देर बात करते करते उसकी भी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद विद्या याद दिलाती है कि उन्होंने हर जगह तलाश कर ली, बस एंथनी के घर को छोड़कर। जिसके बाद एंथनी और उसकी टीम तुरंत उसके घर की तलाशी लेने पहुंचते हैं, जहां घर के पिछवाड़े में उन्हें एक छोटा सा नया गड्ढा दिखता है। फिर खुदाई करवाने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें राजीव ऑक्सीजन मास्क के साथ जिंदा पड़ा होता है। यानी सैम ने राजीव को नहीं मारा था, बल्कि सिर्फ टॉर्चर करके बंद कर दिया था। इसके बाद एंथनी समझ जाता है कि बदला अधूरा नहीं बल्कि बहुत सोचा समझा है। वो समझ जाता है कि सैम ने राजीव को जिंदा छोड़ा है, यानी फिलिप को कहीं और दफनाया होगा। इसके बाद वो धीरे धीरे अब तक की सारी घटनाओं को जोड़ने लगता है और आखिरकार एक कब्रिस्तान पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक कब्र पर यकीन हो जाता है कि इसी के अंदर उसका बेटा फिलिप जिंदा दफन होगा। इसके बाद वो मिट्टी हटवाने की सोचता है, लेकिन फिर एकदम से वहीं पर रुक जाता है क्योंकि अब उसकी नजर में फिलिप एक निर्दोष बच्चा नहीं बल्कि कई मासूमों का खून करने वाला हैवान बन चुका था। वो सोच लेता है कि अगर वो बाहर निकला तो और कौन कौन मरेगा वो खुद नहीं जानता। इसलिए अब वो अपने अपराधों की अंतिम कीमत इसी तरह से चुकाने का फैसला करता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एंथनी अपने हायर ऑफिसर के पास जाता है और पुलिस सर्विस में अब तक के किए सारे गुनाह, रिश्वत, गलत केस, निर्दोषों को फंसाना, साक्ष्य मिटाना, एक एक करके सब कबूल करता है और अपना रिजाइन लेटर सौंप देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।